दोनों की शक्ल अलग अलग थी, लेकिन कत्ल करने का तरीका एक ही था। पहले सिमी और अब पीएफआई। लंबे समय से केंद्रीय एजेंसियों के रडार पर चल रहे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई पर केंद्र सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। संगठन के टेरर लिंक सामने आने के बाद होम मिनिस्ट्री ने पीएफआई को 5 साल के लिए बैन कर दिया है। सरकार ने एनआईए की जांच का हवाला देते हुए पीएफआई को देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। ये एनआईए के द्वारा जांच हो रही थी और जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल भी कहा था, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। बैन किया गया है तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का उनका प्रमाण होगा जो आने वाले समय में एनआईए स्वयं आप लोगों से साझा करेगी। दरअसल इस संगठन के खिलाफ देश भर में पिछले कई दिनों से छापेमारी चल रही थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। पीएफआई पर अगले 5 साल के लिए बैन लगाया गया है। साथ ही इससे जुड़े तमाम दूसरे संगठनों पर भी ये प्रतिबंध यानी बैन लागू होगा। आइए पहले ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि वो कौन कौन से संगठन हैं जिस पर आज पाबंदी लगाई गई, बैन लगाया गया। ये वो संगठन है, इन संगठनों पर बैन लगा है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, रिहैब इंडियन फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेंस फ्रंट और इसके साथ साथ जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन। ये वो संगठन है जिन पर बैन किया गया है। देश में कई जगह पर हिंसा, दंगा और हत्याओं में पीएफआई का नाम आता रहा है। पिछले कुछ सालों में उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक जब भी कोई बड़ा कांड होता है तो पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया जाता है। अब जरा ये समझते हैं कि पीएफआई पर बैन आखिर क्यों लगाया गया, क्या है तर्क सरकार का। पीएफआई पर बैन क्यों है, ये सरकार कहता है कि वो आतंकी गतिविधियों में संलिप्त है, शामिल है। आतंकी प्रतिबंधित संगठन सिमी से उसका लिंक है, जिसका जिक्र हमने किया। आईएसआईएस से पीएफआई के तार जुड़ने के भी सबूत मिले हैं। आईएसआईएस का आपने नाम सुना होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो संगठन चलाता है, देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल है पीएफआई। ऐसे कई उदाहरण और सबूत जो है रखे हैं सरकार ने। इंटरनेशनल आतंकी संगठनों से जुड़े होने के सबूत भी सरकार को मिले हैं जो जांच कर रहे हैं। आखिर इतने बड़े एक्शन की तैयारी कब हुई और सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाने के लिए क्या क्या किया, आइए अब जानते हैं पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध की पूरी कहानी कि कब और कैसे शुरू हुआ पीएफआई पर शिकंजा कसने का काम। ये समझते हैं कि कैसे हुआ, ये पूरा एक्शन प्लान क्या है कि अगस्त के आखिरी सप्ताह में होम मिनिस्टर और एनएसए जो हैं अजीत डोभाल के बीच में एक बैठक हुई। अमित शाह, एनएसए और पीएम मोदी के बीच बैठक में एक्शन को मंजूरी दी गई। 15 सितंबर को डोभाल की एनआईए और ईडी के अधिकारियों के साथ बैठक हुई, उसमें भी इसको अंतिम रूप दिया गया। और 22 सितंबर को 15 राज्यों के 150 यानी 150 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई और 106 लोगों की गिरफ्तारी वहाँ पर हुई। इसमें 27 सितंबर को 7 राज्यों में एक साथ छापेमारी हुई, ये दूसरा मौका था, और 230 गिरफ्तारी वहां पर की गई। बताया जाता है कि प्रधानमंत्री को एनएसए जो अजीत डोभाल साहब हैं, उन्होंने अपनी केरल यात्रा के दौरान इस फैसले पर पूरी जानकारी दी थी। समय समय पर इस संगठन से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी होती रही है और इसे बैन करने की मांग अलग अलग राज्य सरकारें उठाती रही। आइए अब आपको पीएफआई पर लगे कुछ गंभीर आरोप बताते हैं जिस वजह से केंद्र सरकार को ये कार्रवाई करनी पड़ी। ये सरकार का आरोप है पीएफआई पर। पीएफआई के निशाने पर थे प्रधानमंत्री मोदी, ये भी एक गंभीर मसला है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस नेताओं के खिलाफ भी साजिश रचने का आरोप पीएफआई पर लगा है। पीएफआई के इंडिया 2047 के सीक्रेट दस्तावेज से ये खुलासा हो रहा है कि वो क्या करना चाहते थे, क्या साजिश रचना चाहते। भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की तैयारी का एक मंसूबा था, इसको हम कह सकते हैं, और देश में कट्टरता को बढ़ावा देने का आरोप भी पीएफआई पर लगाया है सरकार की तरफ से। एनआईए की पूरी जांच का मुख्य बिंदु सिमी और पीएफआई के बीच कनेक्शन रहा। इसकी तस्दीक इस बात से भी होती है कि केरल सरकार से लेकर तमाम जांच एजेंसियां कह चुकी हैं कि पीएफआई सिमी का ही बदला हुआ रूप है
पीएफआई के कई सदस्य पहले स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े थे। अब आपको पीएफआई का सिमी कनेक्शन बताते हैं। ये सिमी कनेक्शन समझते हैं क्योंकि उससे एक बड़ा मसला है। सिमी को 2001 में सरकार ने बैन कर दिया था। आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद उसको बैन किया गया था सिमी को, जो पहला एक संगठन था जिसको लेकर भी काफ़ी हंगामा हुआ था। और फिर 2007 में पीएफआई का केरल में गठन किया गया था। सिमी के बंद होने के बाद सिमी से जुड़े थे पीएफआई के कई संस्थापक सदस्य, जो उसके फाउंडर मेंबर्स हैं वो सिमी के भी मेंबर्स रहे हैं। पीएफआई नेता अब्दुल रहमान कभी सिमी के राष्ट्रीय सचिव हुआ करता था। जो उसका राष्ट्रीय सचिव है वो है पीएफआई के केरल सचिव अब्दुल सत्तार भी सिमी के सेक्रेटरी था। 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में पीएफआई को बताया था सिमी का नया रूप। ये केरल सरकार में, केरल के में हाईकोर्ट ने इस बात का जिक्र किया था। 2013 में कुन्नूर में छापा मारकर पीएफआई के 21 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। किसी संगठन पर बैन लग जाए और राजनीति ना गरमाए, भला ऐसा कहाँ हो सकता साहब। पीएफआई पर बैन के बाद जहां कांग्रेस ने सरकार से चीजें साफ करने को कहा, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने पीएफआई पर बैन को गलत बताया। आरजेडी के नेता लालू यादव ने तो आरएसएस को ही बैन करने की बात की। ये कब से चल रहा है ये तो बताएं। ये अगर 10 साल से चल रहा है, 10 साल, ये कल तो पैदा नहीं हुए। पीएफआई की रजिस्ट्रेशन कब की है? पुरानी रजिस्ट्रेशन है। तो कब आपको ये सूचना मिली? आपकी इन्वेस्टिगेशन कब हुई? इन्वेस्टिगेशन में क्या बात आई? जैसे ये इन्होंने खुद ही कहा है कि सब लोग इसमें नहीं जुड़े। पीएफआई के तरह जितने भी संगठन हैं इंक्लूडिंग आरएसएस, सब पर प्रतिबंध लगाइए। एकरूपता लगे, दिखने को लगे। ऐसा नहीं कि ये फीलिंग जाए कि खास करके मुस्लिम संगठनों को ये तो दुर्गा वाहिनी भी बनाए थे और आरएसएस को बैन पहले भी किया गया था इमरजेंसी में भी। राइट विंग हो, मिडिल विंग हो, सेंटर विंग हो, कोई विंग हो, जो भी रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ किसी को लेकर जाता है उसको अपोज करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये कह रहे हैं कि रेडिकलाइजेशन सिर्फ एक तरफ हो रहा है, नहीं, रेडिकलाइजेशन हर तरफ हो रहा है। वामपंथ का यह राग और कांग्रेस का ये राग वैसा ही है जैसे 1947 में कांग्रेस देश के विभाजन की कसूरवार बनी आज़ादी के समय में, और वामपंथ जो थे विदेशियों के पिट्ठू कहलाए, उन पर ये मोहर लगी है। और आरएसएस को गाली देने से वह इस अपराध से कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। साल 2006 में सिमी को प्रतिबंधित कर दिया गया था, बैन कर दिया गया था। माना जाता है कि उसके बाद से ही पीएफआई का जन्म हुआ। ऐसे में सवाल है कि पीएफआई बैन के बाद क्या फिर बी टीम तैयार होगी? पीएफआई के बैन से विपक्ष आखिर क्यों बेचैन है, और क्या पीएफआई बैन से आतंक का खात्मा पूरी तरह से हो जाएगा? आज इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं बेहद खास मेहमान, मुस्लिम स्कॉलर सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी साहब, हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी, सोशल एक्टिविस्ट शीबा असलम फहमी हमारे साथ हैं, और हरियाणा की पूर्व आईजी रणवीर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। रणवीर शर्मा साहब, सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं कि पीएफआई पर बैन का क्या मायने है, क्या मतलब हम इसको समझते हैं और क्यों जरूरत इसकी पड़ी? देखिए, सेंट्रल एजेंसी के पास हमारा आतंकवादी जितना भी ग्रोह है उसकी जिम्मेवारी, उनकी तफ्तीश करना, ये सारी एनआईए की जिम्मेवारी है। और एनआईए के पास जब की जगह को चिन्हित किया है, लोगों को चिन्हित किया है और उनके ठिकानों को चिन्हित किया है और फिर ये रेड की गई जी। हम सबको इस बात की सपोर्ट करनी चाहिए कि जो ये रेड हुई हैं ये हमारे भारत देश की सुरक्षा के लिए है, क्योंकि विदेश के लोग नहीं चाहते कि भारत शांति से रहे। यहाँ हमारे यहाँ लैंड आने के लिए ऐसे संगठन तैयार किए जाते हैं, उनको भारत से फंडिंग की जाती है
फंडिंग कर करके आतंकवाद की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता है, ऐसे स्ट्रक्चर तैयार किए जाते हैं। जी तो इस केस में अभी तक पुलिस के पास जो सबूत मिले हैं वो पुख्ता सबूत हैं, और हम सबको इस बात के लिए बाकी जाति धर्म भाषा से हट करके हमें इस बात पे जोर देना चाहिए कि भारत के लोगों की रक्षा कैसे हो, और उसकी रक्षा के लिए हमारी फोर्सेस मैंडेटरी है उनके लिए कि भी वो हर हालत से अपने देश की रक्षा करें जी। इन आतंकवादी गतिविधियों से, इन आतंकवादियों को फंडिंग करने वालों से और इन फॉरेन एजेंसियों से जो हमारे देश में ऐसी गलत गतिविधियां फैलाना चाहती हैं। जी इसमें चाहे एफपीआई हो या कोई दूसरी एजेंसी हो। अब एफपीआई के अंदर जो सबूत आए हैं वो सबूत सबके सामने हैं। हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या वो उन एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे, क्या उनके पास जो डॉक्यूमेंट मिले उससे जुड़े हुए थे, क्या उनके पास जो फंडिंग आई वो उससे जुड़े हुए थे। ये सारे सबूत आज के दिन उनके खिलाफ हैं। खिलाफ होने की वजह से यानी उनको रेड किए, रेड करने के बाद उनको अरेस्ट करके उनके रिमांड लिए जाएंगे और उनसे वो कड़ी जोड़ी जाएंगी कि किस किस प्रकार से उनके पास फंडिंग आई, उन्होंने क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ तैयार की, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, किन किन लोगों को ट्रेनिंग दी, किन किन स्कूलों को तैयार किया, वो सारी चीज अब तफ्तीश में सबके सामने आएंगी। इसलिए हमें एनआईए के ऊपर भरोसा करना चाहिए, वो सेंट्रल एजेंसी है, और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ हैं उन पे भरोसा करना चाहिए कि उनके पास जब एक सॉलिड इनपुट आया है तभी उन्होंने ये सारी रेड की है, सबको गिरफ्तार किया है, और गिरफ्तार करने के बाद अब ये कड़ी जो है ना तफ्तीश की जोड़ी जाएंगी। उन जो सबूत मिले हैं उन सबूतों को मजिस्ट्रेट के पेश किया जाएगा और इसके बाद रिमांड हासिल करके उनसे बाकी की जो रिकवरी है, क्या उन्होंने जो जो और गतिविधियां तैयार की हैं उन सब को भी धरपकड़ की जाएगी। जी कौसर हसन मजीदी साहब, जो बात रणवीर शर्मा साहब कह रहे हैं और जो सरकार का फैसला है, आप उसको कैसे देखते हैं? कुछ लोग उसको एक सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, क्या आप ऐसा समझते हैं कि ये फैसला सांप्रदायिक है? देखिए, हमारा तो साफ ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति गलत हो सकता है जी, उसकी विचारधारा गलत हो सकती है, ठीक है, एक समूह गलत हो सकता है, एक संगठन गलत हो सकता है, लेकिन देश का जो संविधान है, देश का जो कानून है वो सर्वोपरि है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का संविधान दुनिया के सबसे बेस्ट संविधान की श्रेणी में आता है जी। और हमारे देश के संविधान ने तो देश के माइनॉरिटीज को तो इतना अधिक अधिकार दिए हुए हैं कि वो अपने कल्चर को और अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को बचाने के लिए अपना इंस्टीट्यूशन भी स्थापित कर सकते हैं जी। उसके बाद किसी एक विघटनकारी संगठन पर, एक संगठन जो अलगाव को बढ़ा रहा था, एक संगठन जो लगातार विदेशी शक्तियों के इशारे पर और उनके सहारे पर और उनके पैसे पर देश को तोड़ने का काम कर रहा था जी। एक संगठन जो लगातार कई सालों से इस एजेंडे पर काम कर रहा था जिसका नाम ग़ज़वा-ए हिंद है और जिसके द्वारा भारत का इस्लामीकरण किया जाए। देखिए, यहाँ पर इस्लामीकरण और या किसी और धर्म का करण से तात्पर्य मेरा किसी भी धर्म के साथ विरोध नहीं है, चूंकि हम लोगों की निष्ठा हमारे देश के संविधान के प्रति है। तो जब हमारे देश का संविधान और सिस्टम सेकुलर है तो ये इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है कि उस सिस्टम को बदलने का प्रयास करे। अगर पीएफआई के लोग मुसलमान हैं तो हम सिर्फ इसलिए उनका डिफेंड नहीं करेंगे कि वो मुसलमान है और उनको इस्लामिक शासन बनाने की अनुमति दी जाए। अगर किसी मुसलमान को हिंदू राष्ट्र बनाने पर आपत्ति है तो उसी मुसलमान को देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने पर भी आपत्ति होनी चाहिए। पीएफआई पर जो कार्रवाई हुई है पूरी तरह से न्यायोचित है और हम तो इस कार्रवाई करने के लिए लगातार पिछले 3 सालों से भारत सरकार से मांग कर रहे थे और इसके संबंध में पूरे देश में धरना प्रदर्शन करके हमने आंदोलन किया था शांतिपूर्वक अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करके। हम पुनः इस फैसले का स्वागत करते हैं। जी, मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज के पास आऊं, लेकिन मैं शीबा असलम फहमी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, काफ़ी काम करती हैं सोसाइटी के अंदर। शीबा, आपको क्या लगता है, कौसर साहब जो कह रहे हैं, रणवीर शर्मा साहब जो कह रहे हैं कि देश के लिए खतरा हो तो धर्म जाति को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए?
आपका म्यूट है शायद शिवा, आप अनम्यूट करेंगे तो आपकी आवाज़ मिल पाएगी। इसमें कोई शक नहीं है, जो आपने कहा और जो बाकी पैनलिस्ट कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं आपको एक दिलचस्प बात बताऊं कि जब उत्तर प्रदेश के चुनाव का मामला चल रहा था, उस दौरान जो हिजाब वाली जब कंट्रोवर्सी हुई कर्नाटका में, तो हम सब लोग दंग रह गए और बहुत से लोग हमारे बीच से, अंदर से मुसलमानों के बीच में ये आने लगा कि पीएफआई जो है वो करवा रहा है इसको, और पीएफआई और बीजेपी मिले हुए हैं अंदर से। मतलब ये कितना हास्यास्पद लगेगा आज ये बात मैं कहूँ, लेकिन उस समय इस तरह की भी बातें हुई कि एक आर्टिफिशियल मुद्दे को, एक नॉन इश्यू को इतना बड़ा मुद्दा बनाया। 4-5 लड़कियों ने जिद की क्लास में अरबी स्टाइल का हिजाब पहनने की, और उसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया, उसको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहाँ ले गए, और जिससे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में ध्रुवीकरण हो जाए और उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम का एजेंडा फिर से हावी हो जाए, जबकि वहां पर दूसरे मुद्दे चल रहे थे। तो ये वाली भावना के से भी गुजरते हुए पीएफआई ने बहुत सारे लोगों को बहुत डिस्कम्फर्ट कर रखा था। बहुत लोगों को परेशानी थी कि ये कौन लोग हैं, क्या कर रहे हैं। एक तो नॉर्थ इंडिया की परेशानी ये है कि वो साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स को बहुत गौर से नहीं देखते हैं। जब कोई घटना घटती है, कोई हत्या हो गई, कोई इस तरह की विभत्स घटना हो गई, तब ध्यान जाता है कि ये क्या हो रहा है। तो उस समय जब निगाह पड़ती थी तो हम सब लोग परेशान होते थे कि ये कौन लोग और इनको छूट क्यों दी जा रही है इतनी कि ये सब कर सके। ठीक है शिवा, स्वामी चक्रपाणी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी, आपके पास आखिर में मैं इसलिए आया क्योंकि इन सारी बातों का पीएफआई को लेकर तो आपको जवाब देना ही है कि आप क्या समझते हैं, लेकिन अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब, लालू यादव ने ये कहा कि लेफ्ट में भी राइट में भी जो भी विंग्स हैं, जो हम थॉट प्रोसेस को समझते हैं, उस जगह एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं, एक्सट्रीमिज्म हो सकता है, तो केवल इन्हीं एक ही तरफ क्यों पाबंदी लगाई जाए, कार्रवाई की जाए। लालू यादव ने तो आरएसएस पर भी बैन लगाने की बात की है। देखिए विजय त्रिवेदी जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अच्छी तरह जानते हैं पिछले काफी समय से एक जो है ना फैशन चली हुई है यहाँ पे भारत में, और खास तौर से जब पिछली सरकार यूपीए थी उस समय जिस प्रकार से आतंकवाद था और अनेक आतंकवादी घटनाएं होती थी, लेकिन उसमें दुर्भाग्य ये था कि अधिकतर मजहबी लोग यानी इस्लाम के मानने वाले लोग ही आतंकवाद में शामिल थे। तो एक आया ऐसा कि भाई उनको, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले थे, वो तुष्टीकरण करते थे, तो सोचा कि भाई क्यों न हिंदुओं को भी जोड़ दिया जाए। तो उसमें एक भगवा आतंकवाद शब्द जरूर गढ़ दिया और उसमें कुछ लोगों को पकड़ के दिखा दिया जी भगवा आतंकवाद है, जबकि बिल्कुल हमारा ये मानना है कि कोई भी मजहब पे मैं नहीं दोष दे रहा हूं, क्योंकि भगवा तो वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, पूरे विश्व को परिवार मानता है। उसके बाद हुआ क्या, आप देखो वही स्थिति यहाँ पे पुनरावृत्ति की जा रही है। पीएफआई को लोग, खास तौर से जो पॉलिटिकल लोग हैं, उसको जानबूझ के इस्लामी को से जोड़ दे रहे हैं। अभी हमारे बैठे हुए हैं जो कौसर साहब, बहुत अच्छी बात की, चाहे बहन जी ने भी बात अच्छी की, हमारे रणवीर साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की। पहली बार किसी पैनल में मैं देख रहा हूं कि सभी लोग एक राष्ट्रीय भावना से बात कर रहे हैं, और यही होनी चाहिए। यहाँ किसी भी तरीके से तुष्टीकरण नहीं होनी चाहिए। कौसर जी ने बहुत बड़ी बात कही कि भारत ये एक ऐसा देश है जिसमें अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा अधिकार मिलता है, लेकिन यहीं पे आकर राजनीतिक पार्टी के लोग वो हो जाते हैं, भाई हमें भी आपत्ति नहीं है कि अल्पसंख्यक को या मुस्लिम को अच्छी सुविधाएं दो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जानबूझ के बहुसंख्यकों पे आप उत्पीड़न शुरू कर दो। अब देखिए, अब पीएफआई जो कानपुर में आप देखिए ईंटे पत्थर चलाने के, दंगा कराने का एक षड्यंत्र रचा, जिस समय महामहिम राष्ट्रपति जी, देश के प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी थे, और वो सिर्फ दंगा करा करके देश को बदनाम करने की साजिश थी, ताकि विश्व में बदनाम, और ये हम और आप नहीं कर रहे बल्कि एजेंसियां कर रही हैं। जब उस पे प्रतिबंध लगता है, जब उसके सैकड़ों लोग पकड़े जाते हैं, तो राजनीतिक लोग, असदुद्दीन ओवैसी हो चाहे लालू प्रसाद यादव जी है, उनको संघ याद आने जाता है। अब बताइए, संघ और उसमें कितनी जमीन आसमान का फर्क है। क्या संघ के कभी कोई लोग पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाते हैं? क्या कभी संघ के लोग जाकर के बम बारूद फोड़ते हैं या अपने ही देश को नुकसान पहुंचाते हैं? और वो संघ जो मुस्लिम संगठन खुद बनाया है, वो संघ जिसके सर संघ चालक जी कहते हैं कि जी डीएनए सबका एक है, वो ये तो बात तो कभी पीएफआई नहीं करता। लेकिन स्वामी जी, क्या आप ये बात, इस्लामिक, ठीक है आपकी बात से मैं समझ रहा हूं, लेकिन क्या जो असदुद्दीन ओवैसी साहब या लालू यादव या कुछ और लोग कह रहे हैं, उनकी बात में सच्चाई नहीं है कि कुछ और लोग भी होते हैं, राइट विंग में भी होते हैं, जो गलत गतिविधियां करते हैं, देश को नुकसान पहुंचाने वाली होती है। वो आतंकवादी नहीं हो, लेकिन दंगा करवा रहे हैं, सांप्रदायिक दंगा करवा रहे हैं और मजहब में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता?
ऐसा कोई भी करता है वो अपराधी है, आप समझिए बात को। इसके साथ कोई नहीं हो सकता। अगर जो समाज में किसी भी तरीके से कटुता पैदा करे या देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करे या निजी रूप से किसी इस्लाम पे कमेंट करे, व्यक्तिगत किसी पे करे, तो ये तो बिल्कुल अक्षम्य है। उसके लिए कानून है सजा। अभी एक कहीं के उत्तर प्रदेश के एक थे, किसी ने बोला था मुस्लिम बहनों के खिलाफ, हिंदू महासभा के अध्यक्ष होने के नाते मैं उसने लिखित रूप से उसको कहा कि इसको तत्काल इसको गिरफ्तार किया जाए, इसके खिलाफ कार्रवाई हो। सवाल ये है कि हमें समझना होगा कि हमारे यहाँ देश में जो भी है सब अपने लोग हैं। हम और आप अगर जो जातियों में या धर्म के आधार पे अपराधियों को बचाने लगेंगे तो देश की संविधान और कुछ रह ही नहीं पाएगा। तो इसलिए अपराध है, चाहे कोई भी करे, उसका किसी भी तरीके से तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए, उसको सजा होनी चाहिए। जी रणवीर शर्मा साहब, जो बात मैं स्वामी जी से समझना चाहता था, आपसे भी समझना चाहता हूं कि जो कुछ लोगों का ये आरोप है या मानना है ऐसा कि भाई केवल लेफ्ट विंग या जो एक सोच समझ वाले लोग हैं उन्हीं पर एक्शन सरकारें लेती हैं, क्या राइट विंग में या इस तरह के जो सांप्रदायिक दंगा फैलाते हैं उन पर लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, उन पर पाबंदी नहीं लगाई जाती? ऐसे संगठन, क्या आप ऐसा समझते हैं कि सरकार इस तरह से काम कर रही है? नहीं, ये बात नहीं है। देखिए, सरकार की जो एजेंसियां एनआईए है, सीबीआई है या हमारी ईडी है या साथ में हमारी सेंट्रल है, हमारी जो बेसिक ट्रेनिंग है और हमारा जो बेसिक एरिया ऑफ ज्यूरिडिक्शन है, हम उस कानून के मुताबिक संविधान की रक्षा के लिए काम करते हैं। अब इसमें एनआईए के पास जो इंटेलिजेंस भी है, हमारी आईबी है, वो जो है, और हमारी रॉ में है, तो हमारी खुफिया एजेंसी है, तो हमारी सेंट्रल एजेंसी है, चाहे वो तफ्तीश करने वाली हो चाहे वो रक्षा करने वाली हो, दोनों को वो सभी सबूत दिए जाते हैं शक के बिना के ऊपर कि भी ये ठिकाने हैं और ये इस बात में तो पूरे सबूत है पीएफआई के। पाकिस्तान के नारे लगाना नंबर 1, जो कि हमारे समाज हमारे देश के लिए शर्मा साहब, उनकी आपत्ति ये है, वो पीएफआई पर जो आपने किया उस पर ज्यादा नाराज नहीं है, वो इस बात पे नाराज है कि आपको जो कुछ हिंदू संगठन है वो नजर नहीं आते, आप उन पर एक्शन नहीं लेते, ये कहना है उनका कि एक तरफा एक्शन ले रहे हैं। जी पे आ रहा हूँ कि इस मामले में पहले मैं इसको क्लियर कर दूं कि इनके खिलाफ जो पीएफआई के जो सबूत है वो सबके सामने। रहा सवाल राइट विंग का, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं या दूसरे जो विरोधी लोग कर रहे हैं जी, उनका कहना ठीक है, उनको अपनी राजनीति चमकाना है, उनको अपना राजनीतिक सिस्टम देखना है, चाहे ABCD में नाम किसका लूं उनको आप सब जानते हैं। उनका अपना एजेंडा एक अलग होता है और सेंट्रल फोर्सेस का एजेंडा अलग होता है। हमारा सबसे पहला काम है संविधान की रक्षा करते हुए अपनी देश के नागरिकों की रक्षा करना, तो चाहे वो राइट विंग का हो चाहे लेफ्ट विंग का, जो भी समाज के लिए, जो भी देश के लिए कानून तोड़ता है, कानून के खिलाफ कार्रवाई करता है, आतंकवादी गतियों में इन्वॉल्व होता है, तो चाहे राइट विंग का हो, हम उनको थोड़ी छोड़ेंगे। कल को अगर ये टीचिंग करेंगे राइट विंग वाले तो उनको भी पकड़ा है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई है, आपके सामने हुई है। ये जो मॉब लीचिंग करी है तरह में हमारे उसमें कुछ दूसरे भाइयों को मैं क्लियर ही कर देता हूँ, मुसलमान भाइयों को उन्होंने वारदात की लीचिंग करके, उनको छोड़ा थोड़ी, उनके खिलाफ भी मुकदमे दर्ज हुए हैं। राइट विंग के लोग जिनको ये कहते राइट, हमारे ये लेफ्ट और राइट नहीं है, कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, कानून के सामने सब समानता व्यवहार है। जो गलत होगा वो गलत ही होगा और गलत के खिलाफ कार्रवाई सख्ती से होगी, जो अब ये हो रही है, हम सबको इसको सपोर्ट करना चाहिए। जी, गलत के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई हो, ये सभी लोग चाहते हैं। इस पर चर्चा हम जारी रखेंगे, गंभीर चर्चा है, गंभीर मुद्दा है और विद्वत पैनल है हमारे साथ। ब्रेक पर जाने का वक्त हो गया, ब्रेक पर जाएं। इससे पहले बात आज के सवाल की। आज का हमारा सवाल है कि क्या पीएफआई बैन करने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा? आप अपनी राय हमें ट्विटर पर हाँ या ना में दे सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है @newsindia24/7। इसका नतीजा हम आपको शो के आखिर में दिखाएंगे। वक्त छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, तुरंत लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं पीएफआई पर जो बैन
केंद्र सरकार ने लगाया, उसका क्या मायने हैं, उसका क्या मतलब है और क्या एक सांप्रदायिक मसला है, इस सब पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी साहब भी जुड़े हुए हैं, स्वामी चक्रपाणी जी हैं, शीबा असलम फहमी हैं और रणवीर शर्मा साहब हैं जो फॉर्मर आईजी रहे हैं। शीबा, आपसे समझना चाहता हूं मैं कि जो बात है, कुछ लोग इस तरह से जब भी सरकार इस तरह का फैसला करती है किसी संगठन पर जो देश के खिलाफ हो, तो उसको एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हैं, कलर देने की कोशिश करते हैं, रिलीजियस। क्या आपको लगता है, बल्कि इसका मैं जवाब आपसे चाहता हूं कि क्या इससे जो सोसाइटी है उसको ज़्यादा नुकसान होता है इस तरह की बात करके? विजय जी, ज्यादा नुकसान सोसाइटी को तब होता है जब मैसेज ही जाता है मासेज में कि कुछ गलत काम है जो किए जा सकते हैं और उस पर सरकार चुप रहेगी या बर्दाश्त करेगी या मुंह उधर फेर लेगी। और ये लगातार हुआ है कि कुछ ऐसे काम इस सरकार के दौरान और पीछे भी कोई भी सरकार इससे बरी नहीं है, लेकिन अभी ज्यादा हो गया है कि शस्त्र पूजा के नाम पे AK-47 और ग्रेनेड्स तक का खुलेआम प्रदर्शन करना और उस तरह के लोग जो कि कन्विक्टेड हैं, साध्वी प्रज्ञा जैसे लोग जो कि कन्विक्टेड हैं और वो लगातार जिस तरह की बात करते हैं, महात्मा गांधी के पुतलों को दोबारा गोली मारना, ये सब चीजें जब समाज में होती हैं तो PFI जैसे संगठन कैसे, मतलब ये हिम्मत कैसे होती है PFI जैसे संगठन की कि वो ये कर सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि अगर आप लार्जर पर्सपेक्टिव देखें समाज का, तो कुछ हिस्सों में कुछ चीजें होने दी जाती हैं, उससे एम्बोल्डन होते हैं, उससे लोगों के अंदर हिम्मत भरती है। तो आज जो PFI के साथ हुआ है वो हमेशा ऐसी घटनाओं के ऊपर होना चाहिए कि लगे कि फेयरनेस है, जस्टिस है। एक बहुसंस्कृति वाले देश में जहां बहुत सारी संस्कृतियां एक साथ हैं, वहां ये जरूरी है कि फेयरनेस ऑफ जस्टिस, फेयरनेस इन डीलिंग विद एवरीबॉडी, वो जो दिखना चाहिए वो बहुत लाजमी है। PFI का किसी भी तरह से बचाव करना, इफ एंड बट करके, व्हाट अबाउटरी करके बिल्कुल विभत्स है, बिल्कुल बदसूरत है और ये नहीं करना चाहिए। मगर एक समग्रता में भी बात होनी चाहिए कि हमारा समाज क्या नहीं कर सकता है, ये सबके लिए तय हो। जी स्वामी जी, शीबा कह रही है कि समग्रता में तय होना चाहिए और फेयरनेस और जस्टिस दिखना भी चाहिए। ठीक बात है। देखिए, अभी गांधी जी को गोली मारने वाली भी बात की पुतले पे वो बिल्कुल वो चूंकि घटना अलीगढ़ की थी और संगठन से, हिंदू महासभा से जुड़े थे, जैसे ही हमें भी पता चला, बहुत ही अशोभनीय था, हमने खुद अपने पदाधिकारी भेज के उनके खिलाफ FIR दर्ज करवाए। सवाल इस बात का, लेकिन PFI में ऐसा तो कोई नहीं था कि PFI के खिलाफ उनके जितने आ रहे एजेंसी उसके खिलाफ जाकर के FIR कराए, कोई नहीं होता। जबकि हमारे यहाँ हम खुद भी हम राम मंदिर के केस देख रहे थे, हमारे यहाँ तमाम हिंदुत्व के काम होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी से घृणा करें या अशोभनीय हम काम करें। हम समाज को उत्थान की बात करते हैं, लेकिन किसी के अपमान करने के शर्त पे बिल्कुल नहीं। सवाल इस बात का है कि बिल्कुल न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए और उसका किसी भी तरीके से मजहब या धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। यही हमारा शुरू से कहना है, क्योंकि निश्चित रूप से कुछ पार्टी आप यहाँ पे देखो राजनीति करने लगी है। असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग PFI से चूंकि संपैथी रखते हैं, इसलिए उनको अब RSS संघ याद आ गया है। अरे भाई, संघ के खिलाफ अगर कुछ प्रमाण भी है तो लेके जाओ, फोरम में रखो ना। अब हम लोगों ने तो शुरू से PFI की मांग किया, उसके कई प्रमाण रखे। अभी बैठे हुए कौसर साहब एक कह रहे थे कि हमने भी इनके खिलाफ PFI पे प्रतिबंध लगाने की बात, तो हम लोगों ने शिकायत तो किया ना, लेकिन इन्होंने, असुद्दीन ओवैसी ने कहाँ दिया? एक शिकायत नहीं दिए होंगे, क्योंकि उसका कारण यह है कि उनके विचारधारा से खुद ही प्रभावित है, कहीं ना कहीं वो सब जुड़े हुए PFI से, इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है और इसके PFI के नाम पे राजनीति कर रहे हैं। ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे, मुसलमानों को भड़काएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। जो गलत है वो गलत है, ये देश के लिए खतरनाक थे और देश में हम भी रहते हैं और आप भी रहते हैं। जी कौसर साहब, मसला ये था जो सवाल मैं शीबा जी से भी कर रहा था कि जो लोग ऐसे संगठनों के सिंपैथाइजर होते हैं, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए या उनके साथ सिंपैथी जाहिर करते हैं और उसको एक कम्युनल कलर देने की कोशिश करते हैं, वो अल्टीमेटली सोसाइटी का ज़्यादा नुकसान करते हैं। कि इस तरह से ये लगता है कि देश का मुसलमान जो है वो ऐसे संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए सर, ऐसा है कि ये जो कर रहे हैं तो ये नया नहीं कर रहे हैं जी, हमें इसके बैक में जाना चाहिए जी और चीजों को समझना चाहिए। अभी मैं बात कहूंगा तो अक्सर लोग कह देंगे और कह देते हैं कि ये हर बात में पाकिस्तान और हर बात में ये, हर बात में ये। निश्चित तौर पर हर बात में पाकिस्तान शामिल। उसके दो कारण हैं।
पहला कारण ये है कि 1971 में जब बुरी तरह पाकिस्तान की शर्मनाक पराजय हो गई और उस शर्मनाक पराजय के बाद वहां की आईएसआई ने और सेना ने ये साफ साफ ऐलान किया था कि हम भारत को इतने जख्म देंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं कि हमारे साथ एक पुलिस सेवा के अधिकारी भी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने ये कहा था कि हम भारत को इतने जख्म देंगे कि हर हिस्से से खून रिसेगा। और ये उन्होंने क्यों किया, 71 क्यों किया, 65 क्यों किया, 48 क्यों किया, 47 क्यों किया, उसका भी कारण था। पाकिस्तान आनंद फानन हवा में नहीं बना था। पाकिस्तान बनाने के पीछे भी एक मकसद था कि अभी पाकिस्तान बना लो, बाकी बाद में देश पूरे हिंदुस्तान का इस्लामीकरण कर लेंगे। ये वो सोच थी और ये वो सोच पूरी दुनिया में काम कर रही है और उसी सोच पर करने वाले पूरी दुनिया भर में संगठन है। पीएफआई आखिर इस शक के दायरे में क्यों आया? पीएफआई की जब मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ मीटिंग हुई तुर्की में, तो मुस्लिम ब्रदरहुड की मीटिंग के बाद जब ये तथ्य सामने आए तो फौरन सूफी खानका एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड का सीधा सीधा एजेंडा है कि पूरे दुनिया भर में इस्लामी साम्राज्य स्थापित किया जाए। अब दूसरी बात हो गई जो ये बात आई थी कि ये हर बात में क्यों मुस्लिम विक्ट्री कार्ड खेलने लगते हैं, हर बात में क्यों मुस्लिम करने लगते हैं। असल में ये वो वायरस है मुस्लिम लीडरशिप का। हमारे यहाँ इनको मुस्लिम कम्युनिस्ट कहा जाता है। 1947 में जो किसी कारणवश पाकिस्तान नहीं जा पाए या उस एजेंडे के तहत भारत में रोक दिए गए या रह गए, ये वही वायरस है जो आए दिन मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाने की बात करता है, आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। बस ये वही लोग हैं और पूरे देश को इसको चिन्हित करना चाहिए, खास तौर से मुस्लिम समाज को। मुझे एक बात पे बड़ा गर्व है कि मुसलमानों ने 1947 से आज तक मुस्लिम लीडरशिप को कभी कबूल नहीं किया। लेकिन अब मुसलमानों के अंदर धीरे धीरे ये वायरस ज्यादा तेजी के साथ जो है पैर पसार रहा है। लिहाजा अब हमारे जैसे संगठन भी खुल करके सामने आए। सूफी लोग जो अपने खानकाहों में बैठे रहते थे, पीरी मुरीदी करते रहते थे, लेकिन जब उनके सामने बातें सामने आई तो खुल करके इस बुराई के सामने किससे लड़ने के लिए हम लोग निकल करके आगे आए हैं और अपील करते हैं आपके मंच के माध्यम से देश की सरकार से और देश के सारे राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि पीएफआई का कोई दूसरा उत्तराधिकारी न जन्म ले पाए, इसके लिए ठोस रणनीति बनाने की कृपा करें। आपकी महान दया हो। जी, बहुत अच्छा सवाल किया। ये रणवीर शर्मा साहब के पास जाना चाहता हूँ। शर्मा साहब, जो कौसर साहब ने कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि पीएफआई पर बैन कर दिया। इससे पहले हमने सिमी पर बैन किया था, सिमी का बैन हो गया, उसके कुछ समय बाद पीएफआई यहाँ पर आ गया है और अब पीएफआई को बैन कर दिया गया है। तो क्या कोई नया बोर्ड, कोई नया नाम आ जाएगा और सरकार जो है उस पर काम करेगी कि नहीं करेगी? कैसे ये होगा? क्या आपको लगता है कि इससे अब आतंक खत्म हो जाएगा? अब सिमी के बाद पीएफआई को हमने बैन कर दिया तो अब बात खत्म हो गई। देखिए, पीएफआई को बैन करने से मैं एक बार लीगल पहलू आप क्लियर कर दूं मैं आपके माध्यम से। जी, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाता है सरकार की तरफ से, तो उसकी एक्टिविटीज हर हालत से पुलिस के दायरे में, लोकल जो पुलिस होती है उसके दायरे में वो संगठन आ जाता है कि उसकी कोई भी एक्टिविटीज थाने की जुडिक्शन में दिखाई दें तो वो फौरी उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके उनको अंदर कर सकता है। जी, बैन होने का सबसे बड़ा फायदा लोकल पुलिस को ये हो जाता है कि उनके ऊपर कार्रवाई करती है, जो राज्य सरकारें वो उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाती है। दूसरा सवाल जो आप कर रहे हैं, क्या इसके बैन करने से ये सिस्टम खत्म हो जाएगा? देखिए, मैं इस बात की गारंटी कोई भी नहीं दे सकता, कोई सरकार भी नहीं दे सकती। ये चीजें खत्म नहीं हुआ करती हैं ये, क्योंकि हमारे दुश्मन चारों तरफ है, हमारे बॉर्डर के ऊपर चारों तरफ दुश्मन हैं और उन दुश्मनों की एक्टिविटी चाहे वो पाकिस्तान के थ्रू हो, चाहे श्रीलंका के थ्रू हो, चाहे नेपाल के थ्रू हो, चाहे वो बांग्लादेश के थ्रू हो, वहां पे ये बॉर्डर पे जो एक्टिविटीज हैं, इन एक्टिविटीज को हमें हर हालत से चौकन्ना रह के बॉर्डर फोर्सेस के द्वारा और हमारी आईबी के द्वारा, इंटेलिजेंस मिलिट्री के द्वारा ये चीजें काबू जाती हैं और वही सिस्टम पीएफआई का भी था जो इन्होंने। लेकिन सर, जैसे हमने अभी देखा कि जो रिपोर्ट में भी कहा गया है कि जो पीएफआई के कुछ मेंबर्स हैं, फाउंडर मेंबर, वो सिमी के भी मेंबर्स रहे थे, तो इसीलिए ये चिंता हो रही है कि अब आज सिमी का नाम पीएफआई हो गया, अब पीएफआई बंद हो गया तो कुछ और नया नाम हो जाएगा और फिर 5 साल 10 साल लगेंगे।
उसके लिए ये एक लीगल डॉक्यूमेंट अपना तैयार करते हैं। भी सीमी पे बैन हो गया, पीएफआई पे बैन हो गया, ये किसी दूसरे नाम से उस संगठन को रजिस्टर कर लेते हैं। रजिस्टर करने के बाद उन्हीं लोगों को दोबारा रिक्रूटमेंट करके अपने फिर काम पे लगा जाते हैं, जैसे पीएफआई में हुआ। तो ये हमें लगातार निगरानी इन दुश्मनों पे, जो देश के दुश्मन है, इन पे निगरानी जारी रखनी पड़ेगी, कानून के द्वारा भी, समाज के एक्टिविस्ट के द्वारा भी, और प्लस हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनके द्वारा भी हमें लगातार निगरानी रखनी पड़ेगी। ये ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार के भारत विरोधी या हमारे समाज विरोधी ये हमेशा चलते रहते हैं, और इन्हीं के लिए ये फोर्सेस खड़ी हुई हैं, और इन्हीं के लिए हमारी इंटेलिजेंस विंग खड़ी हुई है। इसी के लिए हमारा बॉर्डर प्रशासन है कि ये एक्टिविटीज हमें लॉ एंड ऑर्डर की साख क्रिएट हो, और ऐसी एजेंसियां जो इनको साथ दें, जो इनको फंडिंग दें, जो इनकी किसी भी तरीके से मदद करें, तो उनके ऊपर सख्ती से कार्रवाई की जाए। यही आज के एजेंडा होना चाहिए कि भी बैन से हमें लोकल पुलिस को एक ज्यादा अधिकार मिल जाए, ज्यादा ताकत मिलती है करने के लिए, और दूसरे तथ्यों को ढूंढने के लिए। जो भी इनकी मदद करेगा वो उसके दायरे में आ जाएगा, ठीक है, बैन के दायरे में आ जाएगा। जो भी मदद करेगा, पैसे से मदद करेगा, तन मन धन से मदद करेगा, वो सभी लोग उसके दायरे में आ जाएंगे। और पुलिस को, जो लोकल पुलिस है, राज्य सरकारें, उनको कार्रवाई करने में ज्यादा आसानी होगी। जी शिबा, आपको जोड़ना चाह रही थी? जी हाँ, शर्मा साहब जो कह रहे हैं बहुत वाजिब बात है, और इसमें सतर्कता बहुत जरूरी है बरतना, कि फिर कलेवर नाम और रंग बदल करके ये लोग वापस ना आ जाएं। और इसमें जो उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज के नजरिए से जो बातें कही, उसमें पूरी तरह से सहमति है। मैं उसमें सिर्फ ये जोड़ना चाहती हूँ, एक समाजशास्त्रीय नजरिए से ये बात जोड़ना चाहती हूँ कि इन लोगों को वो फॉडर, वो चारा कहाँ से मिलता है कि ये लोगों के मन मस्तिष्क में अपनी जगह बना पाते हैं। ये जो सवाल है कि वो कौन सा विक्टिमहुड है और वो कहाँ से पनपता है, उस विक्टिमहुड को पनपाने के लिए जो चीजें वो इस्तेमाल करते हैं वो उनको कहाँ से मिलती हैं। तो ये सारे ऐसे सवाल हैं कि रेडिकलाइजेशन तब हो पाता है जब एक पहले से विक्टिमहुड है किसी एक कम्युनिटी के अंदर, और उसको ये लोग जो एक्सप्रेशन देते हैं वो उग्र एक्सप्रेशन देते हैं। उग्र एक्सप्रेशन देने की वजह से आज हम देख रहे हैं कि पीएफआई की इतनी घटनाएं हमारे सामने आई हैं वगैरह वगैरह। तो मेरा ये कहना है कि जो एजेंसीज का काम है वो करेंगे, लेकिन वो तो एंड रिजल्ट है। जब सब कुछ सामने बन जाएगा, पनप जाएगा, तब होगा। इसको रोका कैसे जाए, इस पर एक समाजशास्त्रीय दृष्टि डालने की जरूरत है। लोगों को समझना चाहिए, सरकार को भी समझना चाहिए, और मीडिया को भी समझना चाहिए कि हम सब लोग एक समग्रता में जीते हैं। विक्टिमहुड ना पनपे, उसके लिए क्या होना चाहिए, इस पर जरूर बात करनी चाहिए। जी स्वामी जी, ये महत्वपूर्ण बात है कि विक्टिमहुड एक ऐसा शब्द है, विक्टिमहुड, जिसका फायदा जो तमाम आतंकवादी संगठन या जो समाज को बांटने वाले लोग हैं वो उसका फायदा उठाते हैं। और ये सिर्फ विक्टिमहुड बनता क्यों है? क्योंकि इसमें समाज का दूसरा हिस्से के कुछ लोग हैं, वो उसे विक्टिमहुड का मौका देते हैं बनाने का। क्या आप नहीं समझते कि मतलब जितने संगठन हैं, आतंकी संगठन जो माइनॉरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको विक्टिमहुड का ये मौका मिलता है क्योंकि कुछ हिंदू आतंकवादी संगठन या कुछ लोग ऐसे उनको ये मौका देते हैं इस तरह की लिंचिंग करके या ऐसी घटनाएं करके कि वो एक बहाना बनाते हैं, एक दुकान बनाते हैं अपनी कि ये देखिए आप विक्टिम हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि कहीं भी ऐसी इस तरह की जो मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, तो मॉब लिंचिंग तो किसी का हो सकता है। कहीं भी एक दो अगर जो देख लिया जाए, जैसे गौ रक्षा में कोई किसी ने मार दिया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई और उसका कोई समर्थन नहीं करता। लेकिन आप देखिए मॉब लिंचिंग तो माले वहाँ पे महाराष्ट्र में में हमारे पालघर में संतों के साथ, पालघर में दो संतों के साथ मॉब लिंचिंग हो गया अभी कुछ दिन पहले, फिर महाराष्ट्र में तमाम। तो मॉब लिंचिंग तो इसी तरह भी साफ है, चाहे और श्राप है देश के लिए। उसके लिए तो हम लोगों ने बल्कि अपनी तरफ से, संगठन की तरफ से केंद्र सरकार को दिया कि इस पे कठोर कानून बनाया जाए। तो ये सब चीजें तो देखो, कोई भी अपराध करता है अपराधी होता है, हाँ, और उसका कोई भी अगर जो संप्रदायीकरण करता है ये भी अपराध है। हमें अपने समाज की उत्थान की बात जरूर करना चाहिए, अधिकार की बात जरूर करना चाहिए, लेकिन इस शर्त पे नहीं कि दूसरे का हम अपमान करें या दूसरे की रोटी हम छीने। हम रोटी अपने लोगों की बात करें कि भाई इनको भी रोटी दो, कोई भूखा ना रहे, लेकिन सबके लिए हम बात करें। तो ये हम इस विचारधारा के हम हैं, क्योंकि वीर सावरकर जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हिंदू महासभा से, उनसे एक बार पूछा गया
कि अगर आप हिंदू राष्ट्र अगर आपका बनता है तो क्या करेंगे, क्या मुसलमानों को खदेड़ देंगे या मार देंगे, क्या करेंगे, पत्रकारों ने पूछा। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हमारे में जो अधिकार हिंदुओं का होगा वही मुसलमानों का भी होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तुष्टीकरण नहीं होगा, हमारे उस हिंदू राष्ट्र में तुष्टीकरण का स्थान नहीं होगा जो वर्तमान में क्या हमेशा से तुष्टीकरण के नाम पर एक वर्ग को अन्याय अत्याचार किया जाता है, दूसरे को जानबूझ करके, और वो भी सिर्फ तुष्टीकरण करके उनको विशेष दूध दे दिया जाता है। अब आज भी देखो अनेक हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, धर्म स्थले हैं, सबको सरकार अधिग्रहित किए पड़ी है, उसके पैसे से चाहे तो बहुत चीजें हो सकती थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं जी जी सावरकर के जो भाषण का आपने जिक्र किया, करीब करीब ऐसा ही भाषण जिन्ना ने दिया था पाकिस्तान बनने पर संविधान असेंबली में। तो अब भाषण देने की बात पर तो हम जा नहीं सकते, मैं सावरकर और जिन्ना को जोड़ नहीं रहा, लेकिन सब लोग अच्छी बातें करते हैं ना। जिन्ना ने तो देश तोड़ दिया और देश का विभाजन, लेकिन देश तोड़ने के बाद भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान बनेगा तो वो सबके लिए होगा। एक धर्म पर आधारित देश बनाने के बाद भी वो ये बात कह रहे हैं अपनी संविधान सभा में। मुद्दा वो नहीं है, क्योंकि हम समझते हैं कि जो लोग इस पर गलत काम कर रहे हैं उनके लिए हम बराबरी से हमलावर रहे या उनके खिलाफ रहे। बिल्कुल कौसर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अक्सर कहा जाता है कि जो गंदे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, आतंक फैलाने वाले लोग हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन उनको मौका इसलिए मिलता है क्योंकि जो हमारे अच्छे लोग हैं, कौसर साहब जैसे लोग हैं जो सूफी संत हैं, सूफीज़म में भरोसा करते हैं, या स्वामी जी हैं या और लोग हैं, वो चुप रहते हैं। तो अच्छे लोगों की चुप्पी जो है ना, वो बदमाशों, सो कॉल बदमाश या आतंकी या जो भी इस तरह की घटना करने वाले लोग हैं, उनको ताकत देती है। तो हम चुप क्यों रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि इसके कई कारण हैं जी। पहला कारण तो ये है कि जो व्यक्ति अच्छा है जी, तो वो हर दिशा में अच्छा है। वो एक अच्छा बेटा भी है, एक अच्छा पति भी है, एक अच्छा पिता भी है, एक अच्छा भाई भी है, एक अच्छा पड़ोसी भी है जी। तो वो इतने धर्म निभाने में लगा हुआ है कि उसको बाकी कामों के लिए फुर्सत नहीं। ये तो बुराई से लड़ना उसका धर्म नहीं है, बुराई से लड़ना उसका धर्म नहीं है। सुनिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जी कि उसके पास तो इस बात के लिए समय बचता नहीं, और समय जितना बचता है वो उसमें लगाता है, उसका उपयोग करता है। दूसरा कारण ये है कि जब वो अच्छाई के लिए लड़ने के लिए आता है, तो देखिए हमारे यहाँ जो एक सिस्टम में एक कमी है, भ्रष्टाचार। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, तो इस बात को तो सभी मानेंगे कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हर जगह पर जी। तो वो जब व्यक्ति सच्चाई के लिए लड़ने के लिए निकलता है तो वो दो प्रकार का शिकार होता है। एक तो वो विरोध झेलता है उसका, जिसका वो विरोध कर रहा है, और दूसरा उसको विरोध झेलना पड़ता है उसके अन्य सहयोगियों को जो उसके साथ उसके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि जब पीएफआई के खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया तो हम लोगों को कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी कि हमारे समाज से हमको तिरस्कार झेलना पड़ा, हमको हमारे लोगों से तिरस्कार झेलना पड़ा जी, प्लस पीएफआई के लोगों का विरोध झेलना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफआई के माफियाओं की वजह से हमारे घरों पर हमले हुए और उनके कारण हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे भी दर्ज किए गए। आपको एक बात मैं बता दूं कि अभी मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम में अपने स्थानीय थाने से सूचना निकलवाई, तो मैंने उनसे कई प्रश्न पूछे। मैंने पूछा कि किस सन से मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज होना शुरू हुए, तो उन्होंने बताया 2020 से मुकदमे दर्ज होना शुरू किए। फिर मैंने पूछा कि उनसे क्या मैंने पुलिस के काम में कभी हस्तक्षेप किया, तो बोले कि कभी नहीं किया। मैंने कहा शांति व्यवस्था भंग की, फिर मैंने बोले कि कभी नहीं भंग की। लेकिन फिर भी साहब मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई। क्यों? क्योंकि आप पीएफआई का विरोध करते हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो ये सारी चीजें सामने है, तो कौन शरीफ आदमी जो है इन सब झमेले में पड़ना चाहेगा? जी शर्मा साहब, कौन शरीफ आदमी इन सब झमेलों में पड़ना चाहेगा? जो बात में सूफी जो संत हैं हमारे मोहम्मद कौसर साहब, उनसे पूछ रहा था कि अच्छे लोग चुप रहते हैं और पुलिस के डर से वो समझते हैं कि ये कौन इस झमेले में पड़े, शर्मा साहब अंदर ही करवा देंगे किसी न किसी को। और फिर आपने कहा कि बैन करने से लोकल पुलिस को ताकत मिलती है, तो प्रभु लोकल पुलिस को ताकत मिलती है, वही लोकल पुलिस तो उनको ताकत दे रही थी इससे पहले तक। ऐसा तो हो नहीं सकता। मैं नहीं समझता कि किसी एसएचओ को अपने इलाके में पता नहीं है कि क्या हो रहा है।
ये बात मैं आपसे सहमत हूँ विजय जी की भी कई दफा लोकल पुलिस के जो मुलाजिम हैं छोटे लेवल पे वो जाति कर देते हैं जी। लेकिन मैं अपने आदरणीय भाई को ये रिक्वेस्ट करूंगा। हेलो जी विजय जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है मुझे। जी। तो उन्होंने जो बात कही वो सही कही कि लोकल पुलिस कई दफा उसकी जाति कर देती है और उसका मिसयूज करती है, मैं इस बात से सहमत हूँ जी। लेकिन फिर भी जो सीनियर लेवल के अधिकारी हैं, अगर उन तक एक बार ये बात आ जाती है एसपी किसी भी आईपीएस अधिकारी को, तो वो उस बात पे तवज्जो रखेगा और नीचे वाले लोगों से ताड़फाड़ करके जो सच्चाई और इंसाफ की बातों को उसे पूरी करवाएगा जी। अब सवाल हमारे सामने ऐसे संगठनों की हैं जो गलत गतिविधियों का फायदा लेते हैं और हमारे देश के खिलाफ कोई न कोई ढेड़ बुन रखते हैं आतंकवाद की या अशांति फैलाने की। उस लेवल पे लोकल लोगों को मदद जरूर करनी चाहिए, बेझिझक होकर करनी चाहिए, कानून उनका साथ देगा और जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं वो भी उसका साथ देंगे और जूनियर्स को भी देना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर ऑल सबकी हमारी जिम्मेवारी सबसे पहले अपने देश की रक्षा करना है, अपने देश की सुरक्षा करना है, अपने संविधान की सुरक्षा करना है। तो उस सुरक्षा के मामले में अगर कहीं कोई कोताही होती है, कोई संगठन कोताही बरतता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में जो पब्लिक समर्थक लोग हैं, जो समाज के अच्छे लोग हैं, वो सामने आते हैं, हमारी मदद करते हैं। उसे हम अपनी पुलिस के में मुखबर खास की भी भाषा बोल देते हैं, लेकिन वो शब्द सही नहीं है, बल्कि हम वो समाज के एक अच्छे सेवक हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो समाज की भलाई के लिए ऐसी गलत संगठनों की इत्तला हमें देते हैं और उनको पकड़वाने में हमारी मदद करते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका वक्त हमारे पास कम है। कौसर साहब आपका शुक्रिया, स्वामी चक्रपाणी जी महाराज आपका शुक्रिया, रणवीर साहब आपका भी, और शीबा असलम फहमी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आज हमने शो की शुरुआत में आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या पीएफआई बैन करने से आतंकवाद खत्म होगा। इस पर 60% लोगों ने हाँ के पक्ष में अपना वोट किया है, वहीं 40% लोग इसके पक्ष में नहीं है, यानी 40% लोग समझते हैं कि केवल इससे काम नहीं चलेगा। आपने राजनेताओं की बात सुनी, हमारे पैनलिस्ट की बात सुनी, जनता की बात सुनी, और अब छोटी सी बात मेरी भी, यानी विजय भी। आज का शब्द है पॉपुलर। जी हाँ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया रातों रात बहुत पॉपुलर हो गया। गलत मंसूबों वाला डिपार्टमेंटल स्टोर अब अचानक से बंद हो गया। तमाम शहरों में फैली इस दुकान की ब्रांच बंद हो गई और दुकानदारों और उनकी दुकान में काम करने वाले छोटुओं को रगड़ दिया गया। सही बात है, प्रोडक्ट के नाम पर नफरत, अशांति और आतंक बेच रहे थे दुकान वाले भैया। अब यूएपीए के तहत इन पर कार्रवाई करके 5 साल के लिए बैन कर दिया गया। मगर हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला कि दुकानें अब खाली तो हो गई, कोई नया दुकानदार यहाँ ना आने पाए। दूसरा, ये दुकानें अब पिछली गली में शिफ्ट हो गई हैं, इसका बोर्ड ना नजर आए। और तीसरा, किसी नई दुकान का भव्य उद्घाटन ना हो। सावधान रहें, सतर्क रहें। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। नमस्कार।